सीईटी एग्जाम के लिए अभी आप लोगों के पास सामने इंग्लिश वाले टीचर्स आएंगे। वो ये कहेंगे कि सिलेक्शन सिर्फ इंग्लिश करवाएगा, मैथ्स वाले बोलेंगे कि सिर्फ मैथ्स सिलेक्शन करवाएगा, और अभी एलडीसी का पेपर देखकर जो जीके वाले सारे टीचर्स हैं वो ये बोलेंगे कि भाई साहब पेपर में तो सिर्फ और सिर्फ जीके पूछा जा रहा है, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ जीके करवाएगा। क्या एलडीसी का पेपर देखकर हमें आरएसएसबी का कोई पैटर्न पता चला है, या ये पेपर देखकर और पीछे वाले जितने भी साल भर के अंदर जितने पेपर करवाए गए उन सभी पेपर को देखें तो क्या हमें ऐसा पता चलता है कि भाई आरएसएसबी का एक ही पैटर्न है, और वो ये है कि कोई पैटर्न नहीं है। आरएसएसबी बस इस चीज में बिलीव करता है कि बच्चों को शॉक कैसे देना है। वो पेपर को देख के तो वो एकदम से डर जाए, वो जो सोच के आया है अरे यार ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, ये आएंगे, उसके दिमाग में बस ये हो जाना चाहिए कि अरे ये क्या पूछ लिया। क्या आरएसएसबी कहीं इस पैटर्न को तो फॉलो नहीं कर रहा है? तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एलडीसी वाले इस पेपर से क्या सीखना चाहिए? हाँ, ये बात है कि गलत हुआ है। जो साइंस के स्टूडेंट्स थे, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने पैटर्न के हिसाब से, पिछली पैटर्न के हिसाब से तैयारी करी है, उन्हें ऐसा लगेगा और लगना वाजिब भी है कि भाई साहब हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है। लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता है। जो टीचर्स थे उन्होंने अपनी तरफ से सबने आवाज उठाई, बट नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ आगे वाला जो एग्जाम है उसके लिए प्रयास है। इसीलिए एक लाइन बोली जाती है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जो वर्स्ट सिचुएशन है उसके लिए खुद को तैयार कीजिए, और अभी जो वर्स्ट सिचुएशन है उसके हिसाब से क्या तैयार किया जा सकता है। और एलडीसी वाली थ्योरी, जो एलडीसी एग्जाम के अंदर बहुत सारे टीचर्स ये कह रहे हैं कि अब भाई साहब सब कुछ सवाल जीके से पूछ लिए जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। क्या ऐसा पक्का है? क्या ऐसा हो सकता है? तो आप एक चीज समझना, दोनों में एक चीज समझने की कोशिश करना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको शॉक देने वाले। अगर मैं एलडीसी का सिलेबस बात करूं तो फर्स्ट पेपर के अंदर देखोगे 3 अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं। यहां पे जीके दे रखा है, दैट इज द जनरल नॉलेज है भाई साहब, जनरल नॉलेज है। और उसके बाद में आप लोगों के सामने जनरल साइंस दे रखा है, जनरल साइंस पूरा के पूरा था, जनरल साइंस पूरा के पूरा था। और यहां पे आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स थी। तो अगर इस सिलेबस को हम देखें तो जनरल थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में ये आता है कि यार 50-55 50-55 ऐसे करके सवाल पूछने चाहिए। ज्यादा हो जाए तो एक में से सपोज 40 पूछ लिए, दूसरे में से 55-60 पूछ लिए, इतना ऊपर नीचे किया जा सकता है। और पीछे के हम पेपर को उठा के देखें तब भी ऐसा ही कुछ है। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया, बिना कोई पहले इंफॉर्मेशन दिए, कुछ भी बताए बगैर उन्होंने एक सब्जेक्ट से, और जिसको कम से सबसे कम सोचा गया था, अगर 1% के लिए क्या पता ऐसा हो जाता कि साइंस के ज्यादा पूछ लेते, मैथ्स के ज्यादा पूछ लेते, लेकिन उन्होंने एक ऐसे सब्जेक्ट के ज्यादा पूछे जो सबसे कम अनएक्सपेक्टेड था, जो किसी ने नहीं सोचा था, उसमें से उन्होंने ज्यादा पूछे। और वो सभी के लिए एक शॉक जैसा रह गया। उन्होंने इस चीज की उम्मीद नहीं करी थी कि भाई साहब जीके के क्वेश्चंस इतने ज्यादा पूछ लिए जाएंगे। अब ये यहां तो फिर भी सिलेबस जो है वो काफी डिटेल्ड है, काफी ऐसे बता रखा है। अरे भाई साहब गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है यहाँ पे। आप इन चीजों को देखो भाई साहब, ये जो 10+2 का आप लोगों के सामने सिलेबस दे रखा है, इन्होंने कुछ नहीं दे रखा। ये सारे के सारे सब्जेक्ट के नाम दे दिए, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के नाम दे दिए। और सब्जेक्ट के नाम देने के साथ साथ आपको और सीधा के सीधा ये दे दिया कि इन सभी में से 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 240 नंबर के होंगे। 2.5 घंटे का आप लोगों को समय मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है कि भाई साहब 1/3 जो होगी वो नेगेटिव मार्किंग होगी। और ऐसा कैसा, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल वाले पेपर को देखें, अरे मारा भाई उन महीने भी यूं करिए, यूं देखो, सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा डब्बा बना के दे दिया इन्होंने। भारत और राजस्थान का इतिहास दे दिया, राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ सहित राजस्थान का इतिहास सिर्फ और सिर्फ एक डब्बा बना के दे दिया। और कह दिया कि इन सभी में से मिला के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स 300 रहेंगे। तो क्या इस डब्बे में से, मैं कह ही नहीं रहा हूं कि मेरी बात आप लोगों को माननी है, नहीं माननी है, मैं तो खुद इसको एज ए स्टूडेंट सोच रहा हूं कि मैं इस डब्बे को अगर देखूं, हाँ पहले हमें ये पक्की बात कोशिश करनी चाहिए कि हम आलोक राज जी को बोल रहे हैं कि प्रभु कुछ ये बता दीजिए कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने सवाल पूछे जाएंगे, ताकि हम उस तरीके से प्रिपरेशन करें, ताकि हम उस तरीके से तैयारी करें। लेकिन अगर वो जवाब नहीं मिलता है तो हमें इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और मैं कहूं अगर आप लोगों को आके करे मेरे भाई इन 150 में से 30-35 सवाल तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के पूछे जाएंगे तो उसी से सिलेक्शन होगा, आपको नहीं मानना है। आपको सिर्फ एक ही चीज सोच
सोचनी है खुद के, क्योंकि ध्यान रखना अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो, इस चीज को इस तरीके से लो। अब एग्जाम से जस्ट पहले सभी टीचर्स ने यही कहा था भाई साहब, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने तुम लोगों का बुरा सोच कर कहा था, सभी टीचर्स ने यही कहा था कि भाई साहब साइंस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, तो जीके को थोड़ा सा कम टाइम दोगे तो भी चलेगा। आप इन दो एलडीसी वाले एग्जाम से पहले की मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों को अच्छे से पढ़ के जाओ। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ साइंस करवाएगी, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मैथ्स करवाएगी। इधर इंग्लिश वाले में से मैंने भी कहा था कि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश करवाएगी भाई साहब, और ऐसा पेपर दे दिया उन्होंने। अब आप लोगों के साथ तो गड़बड़ हो गया ना, इसमें आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। अब हमने बोल दिया, हमने आपसे आके माफी मांग ली कर, यार हमने बोला था सिलेक्शन इंग्लिश करवाएगी और इंग्लिश तो सिलेक्शन करवाई नहीं रही है, ये तो गड़बड़ हो गया ना, आपका टाइम तो चला गया ना। तो एज ए स्टूडेंट मैं जब इस सिलेबस को मैं बैठ कर देखूं तो क्या मुझे कोई और कहे मुझे उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, या मुझे अब अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि हाँ उड़नीज नहीं आपने ए जगह सबरा सब है सर, ये सब के सब मैं पढ़ के जाऊंगा, सबको मैं बराबर का टाइम देकर इनको मैं पढ़ के जाऊंगा, क्योंकि मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, ये रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इससे होना कुछ नहीं। आपने पेपर हो गया ना, उसके बाद में आके मेरे को कहा सर थे तो कहे तो इंग्लिश रामायण 40 सवाल पूछी सर, पूछो ही कोने। अब मैं क्या करूंगा, मैं माफी मांग लूंगा, उससे हो क्या जाएगा? उससे आप लोगों का सर समय 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 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इधर उधर हो जाएगा, इस चीज का पता रखना। तो सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है, किसी को भी छोड़ के नहीं जाना है, अरे यार सिर्फ इतो ही तो पढ़न जाते रहो, सिर्फ इतो ही तो पढ़न जाते रहो, क्योंकि किसी को नहीं पता है, और अभी तक तो आलोक राज जी को भी नहीं पता है कि पेपर में क्या पूछा जाएगा। और मैं अभी भी मैं बता रहा हूं, ये जो है इस चीज को लाइटली मत लेना भाई साहब, ये जो 1/3 भाग का जो नकारात्मक है, इस चीज को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। इट इज गोइंग टू अफेक्ट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट सर, पक्की बात है, पक्की, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जैसे ही आती है फिर आप तुक्के नहीं लगा पाओगे। ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा होगा कि इतने सवाल सही थे, बाकी वालों में मान लो 50 में से 50 के 50 मैंने तुक्के लगाए, तो 15 तो पक्की बात सही होंगे ना सर। ये सब 50 के 50 में मैं ए भर के आ जाऊं तो भी प्रायिकता तो रहेगी, 12-13 क्वेश्चन तो पक्के सही होंगे भाई साहब। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पे आप लोगों को 1% भी आपके दिमाग में ये नहीं रखना है कि मैं ये छोड़ के चला जाऊं, ये छोड़ के चला जाऊं। आपको सब्जेक्ट सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे सर। अब पहले मान लो अभी भी जो 10+2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास 3 महीने, ऑलमोस्ट 3 महीने, और जो इसकी प्रिपरेशन कर 4 से 4.5 महीने, जो ग्रेजुएशन लेवल वाले की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सर टाइम देना पड़ेगा। पढ़ाई एक बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है, बोरिंग मतलब बैठनो पड़ी, टाइम देवनो पड़ी, में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। आपने रोजीना किताब हामी रखनी है, रोजीना लागोड़ो रहवनो है, इन चीज रो थाने ध्यान रखना पड़ेगा, रोजाना लगावा रहना पड़ेगा, और इस तरीके से तैयारी करनी है। मैं अभी भी कह रहा हूँ सब्जेक्ट को उस तरीके से पढ़ो, 10 घंटे 8 घंटे उस तरीके से दो कि भाई साहब सब्जेक्ट को इस तरीके से खत्म करो कि फिर उस सब्जेक्ट में और कुछ पढ़ने की जरूरत ना रहे। इसी तरीके से आपने पहले अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रखी है, नहीं कर रखी है, पहली बार सिर्फ और सिर्फ सीईटी का एग्जाम दे रहे हो, तो आप टीचर्स को सबसे पहले टीचर्स को फाइनलाइज करेंगे, ये टीचर्स है, यहाँ से मुझे ये पढ़ना है, इंग्लिश मुझे यहाँ से पढ़नी है, मैथ्स मुझे यहाँ से पढ़नी है, और उसके बाद उसके पीछे लग जाओ सर। और तब तक लगे हुए रहो जब तक यूं कॉन्फिडेंस ना जाए कि भाई साहब वो पेपर तो मारो ही है और मैं निकालन रहूंगा। इन चीज रो थाने ध्यान रखना है, पक्की बात सर। क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं, जितना दिल स्टूडेंट्स का टूटा है उतना टीचर्स का भी टूटा है। एलडीसी वाला पेपर देख कर के यार ऐसा होना नहीं चाहिए था, पढ़ने वाले बच्चे के साथ शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पहले से पता जो जीके वाले बच्चे कह रहे हैं कि हमारे साथ सर बहुत सारे बच्चे ऐसे, आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि सर हमारे साथ तो हमेशा से धोखा आया है, दूसरे बहुत सारे पेपर होते हैं जिसमें साइंस पूछ लेते हैं, मैथ्स पूछ लेते हैं, उसमें हम क्या करें। आपकी बात सही है, लेकिन आप इस चीज को ऐसे समझो, उसमें अलग से नहीं लिखा हुआ होता साइंस के इतने पूछेंगे, मैथ्स के इतने पूछेंगे, यहां पे वेटेज लिखा हुआ था। और अगर पिछले 2 साल के पेपर को उठा के देखे तो जनरल अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने चाहिए। यूं तो फिर इंजीनियरिंग वाले पेपर होते हैं, वहां पे भी फिर जीके का पूछ लो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि साइंस और मैथ्स अलग से पैटर्न दे रखा था, पेपर के सिलेबस के अंदर दे रखा था, तो उसके पूछे ज्यादा जाने चाहिए थे उस हिसाब से। मेरा ऐसा नहीं कि आर्ट्स वालों से मेरी कोई दुश्मनी है, मैं तो कह रहा हूं अगर नहीं देते, ये सिलेबस के अंदर ऐसा नहीं लिखते, फिर पूछते ना, कहां दिक्कत है, कहां दिक्कत है, बिल्कुल उनके पास पूरा के पूरा हक है। अब ऐसा हो गया, अब ये कि ये दुख तो हम लोगों को भी है ना, कि बच्चों के साथ गलत हो गया, पहले से पता होता तो सही रहता। तो मैं ये नहीं चाहता कि फिर से आप लोगों के साथ ऐसा कुछ गड़बड़ हो, फिर हम आकर आप लोगों को सांत्वना दें। भाई साहब आप लोगों को हमारे सांत्वना की नहीं, आप लोगों को नौकरी की जरूरत है। नौकरी आवेला तो किन्हीं भी सांत्वना की जरूरत नहीं रहेला, मैं थानो बता रही हूं। तो बस खुद को मतलब ये बैठाना पड़ेगा। और
लेके बैठना पड़ेगा सर। ये बोरिंग प्रोसेस है, इस बोरिंग प्रोसेस की आदत डालनी पड़ेगी हमें। 6 महीने जब तक ये पेपर चल रहे हैं, 3 महीने 10+2, उसके आगे 2 महीने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, और 3-4 महीने बाद उसके वीडियो का एग्जाम आने वाला है। तैयारी उसी तरीके से करो। मैं तो कह रहा हूँ वीडियो एग्जाम को टारगेट करके भी आप तैयारी कर सकते हैं। बीच में ये सीईटी 10+2 और ये दोनों निकलेंगे, लेकिन अच्छे से टाइम देना है आप लोगों को, सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें मेरे को कुछ अब बतानी थी आप लोगों को। और आप लोगों के लिए जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इंग्लिश के लिए मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लासेज स्टार्ट कर चुका हूं। अगर आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश आपने कभी नहीं पढ़ रखी, तो ये फ्री क्लासेज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भाई साहब। शाम को मंडे टू सैटरडे रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपसे मिलता हूँ, जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक से 2 क्लासें मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपने इंग्लिश पहले कभी नहीं पढ़ रखी, इंग्लिश से आपको डर लगता है और इंग्लिश देख न्यू लाग गया तो माने कभी आ ही नहीं सके, तो ये क्लासें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। और ये सिर्फ एक ही रूल के ऊपर आधारित है। और वो रूल कौन सा है सर? वो रूल ये है कि इंग्लिश आसान है, बस इसको बोलना पड़ेगा। अंग्रेजी आसान है, बस बोलना पड़ेगा। अगर बोलोगे तो चीज़ें आएगी, 100% आएगी। और कोई स्टूडेंट ऐसा है जो राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है और इंग्लिश को एक ही बार में पूरा का पूरा निबेड़ना चाहता है, खत्म करना चाहता है, तो उनके लिए इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स 2.0। कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान मैं तो कह रहा हूं इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो, इस कोर्स के अंदर 50 से 60 क्लासेज होगी। और ऐसा इंग्लिश को खत्म करूंगा कि भाई साबिनो 12 पछताने की नहीं दिखेला। और ध्यान रख लीजिए, एक ये हो गया। अगर आप वीडियो के लिए अलग से तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो का भी ये कोर्स अवेलेबल है, वीडियो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स। और सीईटी के लिए भी अगर आप चाहते हो कि विथ रिकॉर्डेड क्लासे हमें जल्दी से कोर्स मिल जाए ताकि मेरे महीने भर के अंदर हम सिलेबस पूरा का पूरा खत्म कर दें, तो ये रिकॉर्डेड लाइव भी चल रहा है, एक रिकॉर्डेड पिछली बार वाला इसके अंदर शामिल है। आप ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, वरना यूट्यूब के ऊपर भी मैं क्लासेस करवा रहा हूं, वो भी मोर देन सफिशिएंट होगी सर आप लोगों के लिए। तो मैं बता रहा हूं, पढ़ते रहें, आनंद में रहें, खुद का पता रखें, सुने सभी टीचर्स की सुने, सब क्या कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा माथो खुदरो लगावना ही जो कि मैं किस तरीके से पुराने पेपर को एनालिसिस करें। मैं कह रहा हूँ पिछले साल भर के आप आरएसएसबी के कोई भी पेपर उठा के देखिए, आपको एक ही पैटर्न दिखेगा। और वो पैटर्न ये है कि कोई पैटर्न को ये फॉलो नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि सभी में वो जीके को फॉलो कर रहे हैं, सभी में इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, सभी में मैथ्स को फॉलो कर रहे हैं, सभी पेपर टफ बना रहे हैं, सभी पेपर ईजी बना रहे हैं। नहीं, वो कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। और यही चीज आप लोगों को दिमाग में रखनी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं सर। तो पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।